कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल हैं आपके? आइए जी आइए, पधारिए जी पधारिए, विराजिए जी विराजिए। गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। क्या हाल हैं आपके? मजे आ रहे हैं बच्चों जीवन के? बोलो बोलो, आ रहे हैं मजे? बोलो बोलो बोलो, आ रहे हैं मजे? आने ही चाहिए बच्चों जीवन में, और रखा ही क्या है नहीं, और कुछ नहीं रखा बेटे। जीवन के तो आगे मजे। आओ बेटे आओ, आपको जाएंगे जीवन के मजे। आज फाउंडेशन का एग्जाम तो पोस्टपोन हो गया लाला जी, क्या करोगे उसका? वो तो होना ही था। हाँ हाँ बिल्कुल, इंटर पोस्टपोन करवा दो बेटा। जो लोग पोस्टपोन करवा रहे थे ना, थक गए बेचारे वो पेपर देने के चक्कर पिछले 2 साल में। शुभ शुभ बोलो, वरना ऐसा पोस्टपोन होगा कि फिर एग्जाम देने को तरस जाओगे। क्या बोल रहे बच्चे? ठंडे मौसम को में रात में आती है ओस, बाबा जी को देख के लड़कियां हो जा रही हैं। राजस्थान में कहते हैं दाल बाटी, भागो सारे बाबा की आली रैली। भाई यथार्थ ये बताना बंद कर दे, क्या पता कृपा यही होती हो। पैरों में पहनते लड़के पायल, बाबा किसमें? अपना देख लो ये पहले। 2 बार लिख चुका है राजस्थान में दाल बाटी दाल बाटी दाल बाटी दाल बाटी। ये भैया आज फॉर्म में, आज ये सच्चे नशे करके आया। खैर कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ बच्चों, आ जाओ, दौड़ के आ जाओ, कूद कूद के आ जाओ, सारे बच्चे आ जाओ, धड़ा धड़ा आ जाओ। आओ बच्चों आओ, कल लगा था क्लीनिंग में, कल लग गया था क्लीनिंग के लिए, मुझे खुद ही नहीं पता भाई। चलिए बहुत बढ़िया, घर पे दाल बाटी ही बनी है। हाँ, क्यों माउथ वाटरिंग करवा रही हो? मैंने दाल बाटी ऐसी चीजें दोपहर खानी चाहिए, क्या आदमी इतना खा जाता है खाने के बाद टें 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 टें। ठुस। खैर कोई दिक्कत नहीं, दाल बाटी चूरमा। सही बात है, बच्चे कह रहे हमसे बड़ा नहीं कोई चूरमा। सही बात है बच्चों, नेहा धर्म रस कराएगी क्या? चलो आगे बढ़ते। मैं कभी नहीं खाई दाल बाटी, खाओ मजा आ जाएगी जीवन में। दाल बाटी खाने जा रहा हूँ उसमें। चलो बच्चों, जीवन में और रखा ही क्या है, बोलो आगे बढ़ेंगे। बच्चे कह रहे आज हम क्या पढ़ेंगे? बाबा जो पढ़ा दो, जो पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ोगे हम पढ़ेंगे। एक क्लास होनी चाहिए जिसमें आप पढ़ो और मैं पढ़ूं। सही बात, सारे बच्चे एक दूसरे का सर फोड़ देंगे, कह रहे मैं पढ़ाऊंगा, ले डस्टर चौक जो मिला EIS पढ़ा दो। खैर कोई दिक्कत नहीं। अब क्या मिल रहा है? घन को कहते हैं प्लस, मैम क्या थे बाबा कहते हैं ब्लश। टाइमिंग तो होनी थी आप लोगों से, प्लस प्लस। चलो जी खैर कोई दिक्कत नहीं है, होली के लिए छुट्टी मिलेगी, छुट्टी छुट्टी मिलेगी। आखिरी बात करेंगे छुट्टी में, ठीक है ना? हेलो जी हेलो, आओ बच्चों आओ। आज एक होटल के बाहर आपका नेम था बच्चा, चलो बढ़िया, जाओ फिर लड्डू पेड़े खा के आओ, भांडे मांजने पड़ जाएंगे मेरा नाम लेके चले गए। चलिए जी बच्चों शुरू करते हैं, बोलिए आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम अपने 505 को आगे बढ़ाएंगे। 505 में जाते जाते बहुत कुछ पढ़ लिया था, अब आते आते भी कुछ कुछ पढ़ लेते हैं। जो पढ़ा था, जो नहीं पढ़ा, पता नहीं क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। ठीक है बच्चों, चलो फटाफट से रिकैप कराओ जल्दी जल्दी। ऐसे 5-6 केस बताओ जब एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेंगे, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। गुड इवनिंग, कब कब लेते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन? यानी थर्ड पार्टी, नलायक ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, और बताओ इन्वेंटरी हेड बाय थर्ड पार्टी, इन्वेस्टमेंट हेड बाय थर्ड पार्टी, बैंक, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। आहा आहा, ये बताओ दो तरह की रिक्वेस्ट कौन कौन सी होती है? कौन से रिक्वेस्ट ज्यादा रिलायबल है? लेकिन नेगेटिव के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं 4 केसेस में। 4 केस कौन कौन से बताओ रे बताओ? जब रिस्क क्या होगा? कम। एक्सपेक्टेड रेट क्या होगा? कम। एक्सपेक्टेड डेविएशन, सही बात। इंटरनल कंट्रोल कैसा होगा? वीक या स्ट्रॉन्ग? बोलो ना यार। और थर्ड पार्टी भरोसा कम होगा ज्यादा होगा? थर्ड पार्टी ज्यादा भरोसा होगा। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ फिर एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्यों लेते हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन? बताओ रे। मैनेजमेंट के द्वारा दिए गए एविडेंसेस पे रिलाय नहीं कर पा रहे हो तो रिलायबिलिटी फॉर्म करने के लिए, ठीक है? चलो आगे बढ़े बच्चों, शुरू करते हैं। चलो, छोटी लेकिन मोटी बातें हैं, छोटी लेकिन मोटी बातें। चलो आगे बढ़ेंगे, बोलो हम क्या करेंगे? ऑडिट प्रोसीजर। ओह आंटी आई है, मुहूर्त निकाल लो। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं। सर एक बात बताओ, आप थर्ड पार्टी से पूछना चाहते हो, अच्छी बात है, पूछो किसने मना किया है? या तो मैनेजमेंट, इतने बुरे दुनिया में, या तो मैनेजमेंट हाँ करेगा या मैनेजमेंट मना करेगा। सर अगर मैनेजमेंट मना करता है, देखो बच्चों, अगर मैनेजमेंट मना करता है, हमने बोला कि हम तो डेटा से पूछेंगे, मैनेजमेंट नहीं दूंगा पूछने। आपने कहा क्यों? कारण तो बताओ। ऐसा आपने पढ़ा हुआ पॉइंट 210 के अंदर भी, जब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में लोग लगा रहे हैं। आपने बोला कारण तो बताओ, उसने वैलिड रीजन दिया बच्चों। उसने कहा भाई डिस्प्यूट हो गया डेटा के साथ, लड़ाई झगड़े तक हो गए, डेटा का सर फाड़ दिया था, मैं भी 6 दिन थाने में रह के आया हूं, FIR दर्ज है, आपको कंफर्मेशन चाहिए? देखो भाई आपका सर ना फोड़ दे वो ऑल्टर करना ना। ठीक है बच्चों, अगर वैलिड रीजन है तो क्या करोगे? उसने कहा ये करना क्या है, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर इंप्लीमेंट करोगे। भाई एक बात बताओ, आपका डेटा एक्स है, आपका डेटा कालू है, कालू से पूछना चाहते हो, लेकिन मैनेजमेंट मना कर रहा है। आपने कहा भाई क्या मसला है कालू के साथ? वो कह रहा है कालू के साथ डिस्प्यूट हो गया हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कालू नहीं दे रहा है एविडेंस, कालू से एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो भालू से पूछ लो, भालू से चालू से पूछ लो, कहीं और से पूछ लो ना, क्या दिक्कत है? ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर इंप्लीमेंट कर लो। अच्छा एक बात बताओ, भालू से एविडेंस मिल गया, चलो फिर ठीक है, क्या दिक्कत है? जब मिली गया तो बढ़िया बात है।
भालू से भी एविडेंस नहीं मिला, चालू से भी एविडेंस नहीं मिला, फिर क्या करें? मॉडिफाई कर दो रिपोर्ट, और क्या है? रिपोर्ट मॉडिफाई करनी। हां, अरे एविडेंस नहीं मिला तो क्वालिफाइड टू कैसे मत दोगे? थर्ड पार्टी से पूछने के बाद बना कर दिया। अब यहां तो एविडेंस मिल रहा नहीं, वहां से एविडेंस मिला ही नहीं, ना आपने कालू से दिया, ना भालू से, चालू से कोई एविडेंस मिल नहीं रहा है, अल्टीमेटली कर दिया रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दो, बच्चे ये बढ़िया। ब्रह्मास्त्र मॉडिफाइड रिपोर्ट, खैर कोई दिक्कत नहीं। कहां चल रहा है ये? कहां चल रहा है? मैनेजमेंट किस चीज के लिए डिसाइड कर रहा है सर? 505 किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं सर? दिनांक पे जा नहीं रहा है ऑडिटर? आओ चलें दिनांक पे, आज मोमबत्ती में डिनर करेंगे, ठीक है? चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, भगवान भला करे। दिनांक, चलिए भैया थर्ड पार्टी से पूछना है, थर्ड पार्टी, अरे कोई दिक्कत नहीं, मजे लो जीवन के यार, ये भी खैर देखो कितना मस्त प्रेजेंट कर रहा है, थोड़ी देर बाद फॉर्म में आएगा। ही हा वो भी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन, मिल गई शांति? बाबा सॉरी थोड़ा गलती से लेट हो गया, कोई बात नहीं, सॉरी थोड़ा बोल रहे हो, थोड़ा लेट हो गए हो, क्या जो भी बता देना मुझे, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैनेजमेंट मना कर रहा है, आपने पूछा भाई क्यों? मैनेजमेंट कह रहा है इट्स माय चॉइस। अब कब बोले इट्स माय चॉइस? आपने कहा फिर भी तो बता दो, फिर भी तो बता दो भाई क्या चक्कर है? मैनेजमेंट कह रहा है भाई नहीं पूछना, बस जाना ही नहीं है, वो अच्छा ही लगता है वो डेटा मेरे को। आप बोले अच्छा बेटा आओ जला आरएमएम देखेंगे, एंटिटी में आरएमएम कैसा है, सुनो ध्यान से, सुनो सही। अगर आरएमएम हाई है और मैनेजमेंट पूछने नहीं दे रहा है, आप बोलो एक तो करेला, ठीक है, ऊपर से नीम चढ़ा, चल बेटा एक तो आरएमएम हाई है, इंटरनल कंट्रोल पे इतनी बार भरोसा नहीं, तेरे आरएमएम के चक्कर में आईआरसीआर हाई है, अब मैं चल थर्ड पार्टी से पूछने आ रहा हूं, भाग बेटा मैं नहीं पूछने दूंगा, चल बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तू नहीं पूछने देगा तो रिपोर्ट मॉडिफाई कर दूंगा, ये बढ़िया है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आरएमएम लो हो तो क्या करें? देखो भाई आरएमएम लो हो ना तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्या कर सकते हैं? अल्टरनेटिव प्रोसीजर इंप्लीमेंट कर सकते हो, कहीं और से एविडेंस मिल जाए, और क्या अल्टरनेटिव प्रोसीजर से क्या सेम कहानी होगी, या तो एविडेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, एविडेंस मिलेगा तो ओके है, एविडेंस नहीं मिला तो मॉडिफाइड रिपोर्ट है। कुछ ज्यादा लगता नहीं हो रहा है सर, ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा, कुछ ज्यादा आसान नहीं लग रहा है, समझ नहीं लग रहा, आधा पेज भर गया इसमें, अरे मजे आ रहे हैं जीवन के। मास्क पहनो, मेरे को भी खांसी आई, दूर रहना भैया, देखो नजदीक बैठा। चलो आगे बढ़ते हैं, एविडेंसेस मिले, एविडेंसेस मिले, एविडेंसेस नहीं मिले, बोलो रे बोलो ना बेटा, माउंटेन ड्यू उससे बड़ा होगा, नहीं टेंशन ना लो, जो इंस्टीट्यूट देगा पीजिए आपको, बताओ। अरे लाला जल्दी बोलो रे लाला, एविडेंसेस मिले तो क्या करें? एविडेंसेस मिले तो क्या करें, जल्दी बोलो। ओके कंटिन्यू, और एविडेंसेस ना मिले तो क्या करें? मॉडिफाइड रिपोर्ट, ये बढ़िया कर दिया सर आपने, ये बढ़िया कर दिया, बढ़िया तो करेंगे, ठीक। पढ़ो फटाफट से, जल्दी जल्दी पढ़ो, छोटे मोटे पॉइंट है, चिल्ला भाई चल रही है, जल्दी जल्दी चलो भैया फटाफट से, जीवन में और खाली का है। ऑडिटर किस बेसिस पर डिसाइड करेगा आरएमएम हाई है लो? पिछले 3 महीने से क्या पढ़ा रहा हूं, कैसे जज करते हैं आरएमएम को? आईआरसीआर कैसे जज करेंगे? कल भी पढ़ाया था कि टीओसी परफॉर्म करके आरएमएम का असेसमेंट होगा, और एक बार टीओसी का रिजल्ट आएगा तो सब्जेक्टिव की रूपरेखा तय करेंगे। बच्चे को लग रहा है हर क्लास में कुछ नया ही पढ़ेंगे, यहाँ आरएमएम की डिफरेंट मीनिंग होगी भैया, चीजें कनेक्ट होनी शुरू हो गई, आप देख रहे हो कुछ कुछ कई चीजें भयानक तरीके से कनेक्ट हो रही। चलिए जी खैर कोई दिक्कत नहीं, भगवान का भला करे। पढ़ लिया बच्चे आपने, ये सॉरी बोली ना बोला करो, आप सब फैमिली है, ठीक है, ये बोल के पैसा मांग रहे हैं मुझसे, चलो है नहीं मेरे पास टर्न साइड, ओहो काफी बड़ी इंफॉर्मेशन दी गई, बड़ी तो मैं आपका हूं नहीं माउंटेन ड्यू, बाकी आप बच्चे तो आपको देख लो क्या हुआ, खैर कोई दिक्कत नहीं। वो नोटिंग कर रहा है, शिल्पा कह रही है नोटिंग कर रहा है, नोटिंग वालों को श्राप दे रहा हूं मैं, रुक जाओ, समझाओ बेटा समझाओ, ठीक है। देखो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सर आप थर्ड पार्टी के पास गए, हाँ गए, जरूरी है थर्ड पार्टी हमेशा रिप्लाई करेगी? हाँ, थर्ड पार्टी रेड कार्पेट बिछा के बैठी होगी ना, बहारो फूल बरसाओ मेरा ऑर्डर आया है, मतलब उसका ऑर्डर आया है, बहारो देखो वो आ गया, देखो वो आ गया, थर्ड पार्टी हैज रिप्लाइड, थर्ड पार्टी हैज नॉट रिप्लाइड, वाह बहुत उम्दा। सुनो मेरी बात ध्यान से, थर्ड पार्टी से पूछा, थर्ड पार्टी या तो बताएगी या तो ना बताएगी। अगर थर्ड पार्टी बताती है, अगर थर्ड पार्टी बताती है, सुनना इस पॉइंट को ध्यान से, थर्ड पार्टी आपका रिप्लाई करती है और आपको थर्ड पार्टी पे कोई भी डाउट नहीं है, या फिर थर्ड पार्टी पे डाउट है सर, थर्ड पार्टी पे डाउट है मतलब थर्ड पार्टी पे डाउट कब करेंगे? सुनना एक बात को समझना बहुत ध्यान से, जो मैं आपको बता रहा हूं, पहली बात तो समझने लायक बात है इस पूरे सेशन में। सर थर्ड पार्टी पे डाउट ना कब करेंगे पता है? 3 केस में, सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से। थर्ड पार्टी आपको जानकारी देना नहीं चाहती, थर्ड पार्टी इज अनविलिंग, आपसे आपको जानकारी देना ही नहीं चाहती, वो उसका इंटरेस्ट ही नहीं है सर जानकारी देने में। मैं आपसे पूछता हूं थर्ड पार्टी जानकारी क्यों नहीं देगी? सर कौन पड़ेगा लीगल पड़ों में, कौन फंसेगा लीगल मैटर में, कौन इतना टेंशन ले यार, कल को गवाही लगी इन्वेस्टिगेशन, थर्ड पार्टी बोली मुझे माफ करो मैं कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, मुझे प्लीज भगवान मुझे बता दो। थर्ड पार्टी सबसे पहली बात अगर रिप्लाई नहीं करना चाहती, पूरी बात समझना, आपको ध्यान से बोल रहा हूं, अगर थर्ड पार्टी रिप्लाई नहीं करना चाहती, इफ थर्ड पार्टी इज अनविलिंग टू रिप्लाई, क्वेश्चन ये नहीं कि रिप्लाई नहीं करना चाहती, क्वेश्चन ये है कि रिप्लाई क्यों नहीं करना चाहती।
रिप्लाई नहीं करना चाहती, उसके कई कारण है सर। पहला कारण है थर्ड पार्टी इन चीजों पे लीगल मैटर में नहीं फंसना चाहती। वो बोलेगी सर कौन फंसेगा यार इन चीजों में, व्हेन थर्ड पार्टी इज, चलो लिखने के बाद में, जब थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है लीगल मैटर में कौन फंसे, पहली बात। दूसरी बात, थर्ड पार्टी को ये काम टाइम कंज्यूमिंग लगता है, सभी को टाइम कंज्यूमिंग लगेगा सर। आप अपने काम नहीं संभालोगे या दूसरों को लेटर रिप्लाई देते बैठोगे, आप अपने काम नहीं संभालोगे या दूसरे को लेटर रिप्लाई करते बैठोगे, टाइम कंज्यूमिंग। तीसरी बात, थर्ड पार्टी का ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। थर्ड पार्टी सर बहुत बार हेजिटेट भी करती है या कैसे कम्युनिकेट करे, कैसे रिप्लाई करे, मेल करे, फोन करे, लेटर लिखे, क्या करे, वो हिचकिचाती है, वो रेजिस्ट करती है, क्योंकि इसका ये रोजमर्रा का काम नहीं है। और वाकई बात सही, कोई लगा बैठा हुआ है जो ऑर्डर पर रिप्लाई करने से पहले सोचेगा क्या लिखूं क्या ना लिखूं, कैसे क्या रिप्लाई करूं, छोड़ो यार रहने दो, कौन रिप्लाई करे। जबरदस्ती फिर भी रिप्लाई मांगोगे, क्या थर्ड पार्टी को रिलायबल मानेंगे? जब थर्ड पार्टी आपको रिप्लाई करना ही नहीं चाहती तो जबरदस्ती इन्फॉर्मेशन निकाल के क्या आपको रिलायबल एविडेंस निकाल पाएंगे बच्चों के केस में? जबरदस्ती आप बिना बात कर लेकर क्या रिलायबल एविडेंस इकट्ठा कर पाएंगे उसके, मतलब नहीं, सवाल ही पैदा होता है। थर्ड पार्टी क्यों अनविलिंग है? थर्ड पार्टी इसलिए अनविलिंग है क्योंकि थर्ड पार्टी को लगता है लीगल कॉम्प्लिकेशन में कौन फंसे। थर्ड पार्टी को लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग है। थर्ड पार्टी को लगता है ये उसका ऑर्डिनरी एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। थर्ड पार्टी को, चौथा पॉइंट, थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है, ऐसा है कि वो थर्ड पार्टी फॉरेन में बैठी है, डिफरेंट करेंसीज हैं आपके क्लाइंट की और थर्ड पार्टी की। सर करेंसी अलग होंगी तो करेंसी के रेट फ्लक्चुएटिंग होंगे तो वैल्यू बदलती रहेगी। थर्ड पार्टी सोचेगी यार कौन कैलकुलेट करे क्लोजिंग रेट के हिसाब से और कौन बताए। अब जब बता रहे तो वैल्यू अलग है, जब तैयार कर रहे हैं मेल तो वैल्यू अलग है, मेल भेज रहे तो वैल्यू अलग है, तो वैल्यू तो फ्लक्चुएट होती रहेगी ना, डॉलर रुपए की वैल्यू तो फ्लक्चुएट होती रहेगी। जब थर्ड पार्टी और क्लाइंट डिफरेंट करेंसी में डील करते हैं तो थर्ड पार्टी हाथ जोड़ लेगी, भैया मैं रिप्लाई नहीं कर सकता। 4 रीजन है अनविलिंगनेस के, 4 रीजन है अनविलिंगनेस के। पहला, व्हेन थर्ड पार्टी इज रेजिस्टेंट ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट इन लीगल कॉम्प्लिकेशंस, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट इन लीगल कॉम्प्लिकेशंस, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट इन लीगल कॉम्प्लिकेशंस। दूसरा क्या है? व्हेन थर्ड पार्टी फाइंड्स इट टाइम कंज्यूमिंग। बस अगले पेज में देता हूं, क्लिक होगी यहां पे 2 पॉइंट मैंने लिख दिए, आप लिखते हैं वहां पे थर्ड पार्टी को डाउटफुल कब मानेंगे? 3 केस में, जब थर्ड पार्टी अनविलिंग होगी तब। और थर्ड पार्टी अनविलिंग कब बच्चे? उसके 2 रीजन बता चुका हूं। थर्ड पार्टी लीगल कॉम्प्लिकेशन में नहीं फंसना चाहती, थर्ड पार्टी को टाइम कंज्यूमिंग लगता है, इट इज नॉट हिज और इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज, वो उसके रोजमर्रा का काम नहीं है। और व्हेन थर्ड पार्टी इज डीलिंग विद डिफरेंट फॉरेन करेंसी, वो रेजिस्ट करेगा, वो नहीं बताएगा लिटरली, ठीक है, उसे लगता ही नहीं। व्हेन इट इज डीलिंग इन डिफरेंट करेंसीज, ठीक है, 1 2 3 4। सर और बताइए थर्ड पार्टी को डाउटफुल कब मानेंगे? अगर थर्ड पार्टी आपको ट्रांसपेरेंट नहीं लगती, इफ थर्ड पार्टी इज नॉट ऑब्जेक्टिव, इफ थर्ड पार्टी इज नॉट ऑब्जेक्टिव मतलब, इफ थर्ड पार्टी इज नॉट ऑब्जेक्टिव मतलब भाई इंडिविजुअल भी तो हो सकता है यार, वो हिज और इट्स। अगर थर्ड पार्टी रिलेटेड पार्टी है आपकी तो क्या ऑब्जेक्टिव मानेंगे? क्या वो थर्ड पार्टी ट्रांसपेरेंटली काम करेगी? क्या थर्ड पार्टी रिप्लाई को मान सकते हैं आप? नहीं। व्हेन थर्ड पार्टी इज अ रिलेटेड पार्टी, थर्ड पार्टी कोई रिलेटिव है आपके एमडी का, डायरेक्टर है, ये सब ठीक है। तीसरी बात, जब थर्ड पार्टी को नॉलेज ही नहीं है उस मैटर को लेकर, थर्ड पार्टी को नॉलेज ही नहीं है उस मैटर को लेकर, उस मैटर को लेकर उसको नॉलेज ही नहीं है थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी इज हैविंग नो नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर, उसे कोई मतलब ही नहीं है सर। अब आप चले गए सिक्योरिटी गार्ड के पास, कह रहे भैया बताओ ना, कह रहे भैया मुझे पता ही नहीं ना, आप कह रहे आओ चाय पिलाता हूं, चाय पे चर्चा होगी। अब यार थर्ड पार्टी को पता होगा तो बताएगा सिक्योरिटी गार्ड आपको। अब आपको कहीं डेटा से कंफर्मेशन लेना, सिक्योरिटी गार्ड से कंफर्मेशन लेकर आ रहे हो, क्या सिक्योरिटी गार्ड के पास प्रॉपर नॉलेज होगा? क्या सिक्योरिटी गार्ड आपको प्रॉपर कंफर्मेशन देगा क्या? सर वहां पे थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं है, थर्ड पार्टी का रिप्लाई वहां पर वैलिड नहीं माना जाएगा, थर्ड पार्टी के रिप्लाई को लेवल नहीं मानेंगे आप, यू विल नॉट कंसीडर द रिप्लाई ऑफ थर्ड पार्टी एज अ लेवल एविडेंस। ठीक है बच्चे, समझ में आ रही है बात? थर्ड पार्टी ने रिप्लाई किया, डाउट नहीं है या फिर डाउट है। डाउट कब होगा मैंने आपको बताया, इन केसेस में डाउट होगा। थर्ड पार्टी डाउटफुल कब होगी? व्हेन द थर्ड पार्टी इज डाउटफुल। ठीक है बच्चे, अब सुनो, अगर थर्ड पार्टी पे डाउट नहीं है तो चेक करो क्या एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है क्या? समझ रहे हो बात? क्या एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है क्या? मैनेजमेंट कह रहा है 50 लाख, थर्ड पार्टी कह रही है 80 लाख, मिसमैच कर गया। अगर मिसमैच कर गया तो एक्सेप्शन क्रिएट होगा, मिसमैच कर गया तो एक्सेप्शन क्रिएट होगा। तो एक बात बताओ, अगर एक्सेप्शन क्रिएट हो गया तो क्या करें? रिपोर्ट मॉडिफाई कर देगा? ना भाई, थर्ड पार्टी के रिप्लाई पे रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं करते। अगर एक्सेप्शन आया है ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर इंप्लीमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, और जगह से एविडेंस दो, फिर रिपोर्ट को अप्रूव करना, मैनेजमेंट से बातचीत करो, जो भी कुछ करना है, ठीक है, तभी रिपोर्ट करना। अगर एक्सेप्शन नहीं आया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, नो एक्सेप्शन तब तो कोई इशू ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, थर्ड पार्टी पे डाउट आ रहा है, आप क्या करें? थर्ड पार्टी पे डाउट आ रहा है भैया, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर इंप्लीमेंट करो। बच्चे कह रहे हैं कहीं से निकलो पहुंचोगे ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर में, कहीं से निकलो पहुंचोगे ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर में। और अगर थर्ड पार्टी रिप्लाई ना करे तब भी ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर। एक बात तो प्रूव हो रही है कि सिर्फ थर्ड पार्टी के रिप्लाई के आधार पर रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं करोगे, सिर्फ थर्ड पार्टी के रिप्लाई के आधार पर रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं करोगे। थर्ड पार्टी रिप्लाई करे कोई डाउट नहीं है, ठीक है, एक्सेप्शन क्रिएट है, ऑल्टरनेटिव। थर्ड पार्टी रिप्लाई ना करे ऑल्टरनेटिव, थर्ड पार्टी रिप्लाई करे डाउटफुल, ऑल्टरनेटिव, हर जगह ऑल्टरनेटिव, परफॉर्म ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर, पैक पाक, परफॉर्म ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर। सही बात। थर्ड पार्टी ने रिप्लाई, सुनो आखिरी बात,
थर्ड पार्टी ने रिप्लाई किया कोई डाउट नहीं है लेकिन एक्सेप्शन क्रिएटेड है, क्या एक्सेप्शन है ऑल्टरनेटिव, नहीं एक्सेप्शन कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड पार्टी पे डाउट है तो फिर तो मतलब ही नहीं है, डाउट कब होगा इन तीन केसेस में, ठीक है जी। स्टार्ट में थर्ड पार्टी अगर रिप्लाई ही नहीं करती तो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर। बच्चे कह रहे कहीं से निकलो पहुंचना वही है, सही बात, कुछ ना होने तो ये कर लो। आप समझ रहे हो ओके ओके की सिचुएशन कब बनेगी जाकर, ओके की सिचुएशन कब बनेगी जाकर, जब मैनेजमेंट ने मना नहीं किया और थर्ड पार्टी ने रिप्लाई किया और थर्ड पार्टी पे डाउट नहीं है और एक्सेप्शन क्रिएट नहीं हुआ। जब मैनेजमेंट ने मना नहीं किया, थर्ड पार्टी ने रिप्लाई कर दिया और थर्ड पार्टी में कोई डाउट नहीं है और थर्ड पार्टी के रिप्लाई पे एक्सेप्शन क्रिएट नहीं हुआ, अल्टीमेटली तब जाके ओके हो रहा है। न मैनेजमेंट ने रोका, न थर्ड पार्टी चुप रहा उसने रिप्लाई किया, न थर्ड पार्टी पे डाउट है और न कोई एक्सेप्शन है, तब जाकर ओके सिचुएशन बनेगी। सही बात, ठीक है बच्चे, सिस्टमैटिक लगा दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहा है भाई? अच्छा क्या हो गया बेटा, सब ठीक है जीवन में, मौज मस्ती बात कर रही है, कुछ नहीं है, अच्छा कुछ भी नहीं है, वाह बेटे वाह, बहुत बढ़िया, लड्डू पेड़े खा लो, 505 में पड़ गया। पूछो भाई। बिल्कुल नहीं भैया, उनके सीबीएसई वालों ने 12th के एग्जाम डिले कर दिए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 12th के बाद उन्होंने फाउंडेशन देना है, इसीलिए एग्जाम बढ़े हैं, रीजन तो देख लिया करो। एक मिनट कुछ मत पड़ाइएगा, पानी लेकर आते हैं, ले आओ 2-4 बाल्टी ले आओ, रावण हंसी ये थोड़ी है, रावण हंसी तो दूसरी है। चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे, बोलो हम क्या पढ़ेंगे? बच्चे कह रहे हैं आहा आहा आहा, मैं 4 बोतल लेके बैठा हूँ पानी का, भैया तो आपके साइड भी फर्क, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं। मैं एक कॉपर वाली फ्रॉन्ट कर लो आप, उसमें कहीं कमी ना रह जाए, ऐसे 510। चलो भाई सर ये बताइए ये स्टैंडर्ड किस चीज को लेकर है? ये है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, दो भैया हो ना, एक नहीं दो देना, स्पेसिफिकली बोल रहा है एक दूंगा। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट बच्चे कह रहे हैं ये क्या है? अरे वही तो बता रहा हूं, टेंशन तो देखो, ये आपको ऑडिट मिली, सुनो ध्यान से, ये आपको ऑडिट मिली फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, वाह अति सुंदर बच्चों, ठीक, ये ऑडिट आपको मिली 22-23 की। इस केस में ऑडिट मिली किसको मिली भाई? ऑडिट, ये ऑडिट मिली है हमारे श्रीमान मिस्टर यथार्थ इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर, लिखते बस यार, ये खैर कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टर यथार्थ इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर, ठीक है बच्चों। 22-23 के फाइनेंशियल ईयर में, 22-23 के फाइनेंशियल ईयर में यथार्थ ऑडिटर बनाया गया। लेकिन अगर पिछले साल की बात करें, पिछले साल की बात करें मतलब 21-22 की, 21-22 की बात करें तो बच्चों 21-22 में ना, 21-22 में दो पॉसिबिलिटी है, या तो पिछले साल की ऑडिट हुई ही नहीं है भाई, हो सकता है पहला साल यथार्थ का कंपनी का पहला साल, क्वाइट पॉसिबल पिछले साल की ऑडिट हुई ही नहीं, मतलब प्रीवियस ईयर फिगर्स वर नॉट ऑडिटेड, या ऑडिट तो की लेकिन ऑडिट की थी दिलशाद ने, वर ऑडिटेड बाय दिलशाद, दिलशाद को बोलेंगे प्रेडिसेसर ऑडिटर, प्रेडिसेसर ऑडिटर, पिछला ऑडिटर, ठीक है। सुनो ध्यान से, अगर जिस बार आपको ऑडिट मिली है, अगर उसके प्रीवियस ईयर में या तो कोई और ऑडिटर था या ऑडिट हुई ही नहीं, मतलब एक बात तो स्पष्ट है कि पिछले साल आप ऑडिटर नहीं थे, सारांश निकालिए तो पिछले साल आप ऑडिटर नहीं थे, आप ऑडिटर नहीं थे पिछले साल, 5 साल पहले कभी रहे हो कोई दिक्कत नहीं, पिछले साल तो ऑडिटर नहीं थे, पिछले साल तो ऑडिटर नहीं थे। ये जो आपको ऑडिट इस बार मिली है ना, जो एंगेजमेंट आपका इस बार हुआ है, ये कहलाएगा इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। ये जो ऑडिट इस बार हुई है ये कहलाएगी इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। इसकी मीनिंग क्या है सुनो, अगर पिछले साल के फिगर्स की ऑडिट हुई ही नहीं, या ऑडिट तो हुई लेकिन किसी और ऑडिटर ने की, पिछले साल की ऑडिट तो हुई लेकिन किसी और ने की, तो इस साल जो एंगेजमेंट आपका है वो क्या कहलाएगा बच्चे? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, प्रारंभिक लेखा परीक्षा सहभागिता, सही बात, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है बच्चों, बहुत मस्त स्टैंडर्ड, एकदम झकास, बेहतरीन, शानदार, अति सुंदर, ऐसा प्यारा स्टैंडर्ड कहां मिलेगा? सर काम करेंगे कैसे, बता दूं, कुछ करो, अच्छा ठीक। देखो आपको चेक करना है, सबसे पहली बात, क्योंकि आप पिछले साल तो ऑडिटर थे नहीं, क्या पिछले साल के फिगर, सुन लो, 3 बात मेरी ध्यान, 3 बात चेक करनी होती है, सिर्फ 3 बात, क्या पिछले साल के क्लोजिंग फिगर सही तरीके से इस साल कैरी फॉरवर्ड हुए हैं क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी है क्या, और क्या पिछले साल की रिपोर्ट मॉडिफाइड थी क्या? पहली बात, क्या पिछले साल के क्लोजिंग फिगर इस साल प्रॉपर तरीके से कैरी फॉरवर्ड हुए हैं क्या, अकाउंटिंग पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी है क्या, और क्या पिछले ऑडिटर की रिपोर्ट मॉडिफाइड थी क्या? चलो पिछले ऑडिटर की रिपोर्ट क्या थी वो तो बाद में बात करेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसी की बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं बच्चों ओपनिंग बैलेंसेस की, ठीक है। हमें 3 चीजें चेक करनी है भाई, हमें 3 चीजें चेक करनी है यहाँ पे, 3 चीजें सिर्फ, 3 चीजें कौन कौन चेक करेंगे लाला जी?
लाला जी लाला जी लाला जी, ओ लाला जी, बोलो लाला जी। तीन बातें कौन कौन सी चेक करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे ओपनिंग बैलेंसेस। वाओ, ओपनिंग बैलेंसेस पढ़ाई कर ले नलायक अर्चित। दूसरी बात अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये पूछ रहा है किसमें कितना पढ़ना है। टाइम बढ़ेगा, आज एक और पड़ गया, आज एक और करता हूँ। मॉडिफिकेशन इन द प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट, क्या बात। देखो जी, सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग बैलेंस। समझना इसको बहुत ध्यान से, जो मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत ध्यान समझना, बच्चा अदरवाइज खेला हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए देखिए। सबसे पहले क्योंकि आप 500 की सीरीज पढ़ रहे हैं तो एसएनडी एविडेंस तो हर जगह लगेगा। ठीक है, ऑब्टेन एसएनडी एविडेंस किस बारे में कि क्या, सुनना बहुत ध्यान से, ओपनिंग बैलेंसेस में कहीं कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है जो करंट ईयर फिगर को भी अफेक्ट करने वाला है। पिछले साल से आया वायरस इस साल के फिगर को भी गलत करेगा क्या? ओपनिंग बैलेंसेस में ऐसा कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है जो इस साल के फिगर को भी खराब करने वाला है। क्योंकि सर पिछले साल फिगर में गड़बड़ थी तो कैरी फॉरवर्ड किस साल भी आएगी। अगर पिछले साल के फिगर में गड़बड़ है तो कैरी फॉरवर्ड किस साल भी आएगी, और इस साल आएगी तो जवाब देगी साल की हमारी है। और इस साल के अगर फाइनेंशियल खराब हुए तो फिर रिपोर्टों को भी साथ देनी पड़ेगी। ठीक, सबसे पहले चेक करिए एसएनडी एविडेंस दैट वेदर, शॉर्ट में लिखा हूं ओपनिंग बैलेंसेस contain misstatement that affect current year figures और current year statement of P&L। क्या पिछले साल के फिगर ने इस साल गंदगी की है? क्या क्या पिछले साल के क्लोजिंग फिगर इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस बंद करवाने सामने आए हैं? तो क्या ओपनिंग बैलेंसेस में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? क्योंकि अगर ओपनिंग बैलेंसेस में गड़बड़ हुई तो अल्टीमेटली इस साल के फिगर भी सफर करेंगे, अल्टीमेटली इस साल के फिगर भी सफर करेंगे। सर इसको पता कैसे करेंगे, बिल्कुल समझना है, इसको पता कैसे करेंगे। सुनो, सबसे पहले पता करो क्या कैरी फॉरवर्ड प्रॉपर तरीके से किया गया? प्रायर पीरियड क्लोजिंग बैलेंस प्रॉपर्ली कैरी फॉरवर्ड, ऐसा नहीं है भाई पिछले साल कोई गड़बड़ नहीं थी लेकिन कैरी फॉरवर्ड करने में दिक्कत कर दी। पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक था 2 करोड़ का लेकिन यहाँ ओपनिंग स्टॉक बना 1.5 करोड़ का, तो सर ऐसे भी गड़बड़ थी नहीं लेकिन आपने कैरी फॉरवर्ड दिक्कत कर दी, कैरी फॉरवर्ड में दिक्कत कर दी। क्लोजिंग बैलेंस आर प्रॉपर्ली कैरी फॉरवर्ड। बहुत बेसिक पॉइंट्स है, थोड़े अकाउंटिंग वाली चीजें भी हैं यहाँ पे, आर प्रॉपर्ली कैरीड फॉरवर्ड। दूसरी बात, क्या आप ये चेक करिए कि ओपनिंग बैलेंसेस क्या अकाउंटिंग पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करती है क्या? क्योंकि सर आगे चल के आप अकाउंटिंग पॉलिसी को समझना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, अगर ओपनिंग बैलेंसेस में आपको ऐसा लगा कि अकाउंटिंग पॉलिसीज सही नहीं है, इनएडिक्वेट है, तो ओपनिंग बैलेंसेस तो खराब है ना सर, कोई साल की फिगर भी खराब कर देंगे। जब ओपनिंग खराब है तो इस साल की क्लोजिंग ऑटोमेटिकली खराब होगी। जब इनएडिक्वेट अकाउंटिंग पॉलिसी लगाओगे तो फिर तो दिक्कत है ना। हम क्या चेक कर रहे हैं? हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस जो इस साल के ओपनिंग बने हैं उसमें दिक्कत तो नहीं है ओपनिंग बैलेंसेस में। उसके लिए हमने चेक किया क्या कैरी फॉरवर्ड प्रॉपर तरीके से हुआ है क्या। दूसरी बात हम चेक कर रहे हैं क्या ओपनिंग बैलेंसेस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसी को या नहीं। ठीक है, वेदर द ओपनिंग बैलेंसेस रिफ्लेक्ट द अकाउंटिंग पॉलिसीज, रिफ्लेक्ट द अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, चलिए और क्या करें सर? 2-3 चीजें और कर सकते हैं, जैसे कि परफॉर्मिंग वन और मोर, लाइक क्या कर सकते हैं? आप देखिए क्या पिछले साल के फिगर ऑडिट हुए थे क्या? क्योंकि अगर पिछले साल के फिगर ही अनऑडिटेड हैं तो उनको माई बाप तो है नहीं, उनका अपना कोई माई बाप तो है नहीं। अगर पिछले साल के फिगर अनऑडिटेड है तो इस बात को आप उम्मीद करिए कि गड़बड़ तो होगा, क्योंकि सर भरोसा नहीं है ना। अगर पिछले साल के फिगर की ऑडिट हुई नहीं तो फिर इस साल कैरी फॉरवर्ड करोगे तो सर क्या करोगे? आप पिछले साल के फिगर लेकर आओगे तो गड़बड़ के चांसेस तो हाई है, चांसेस तो हाई है। इसीलिए आप चेक करिए वेदर द प्रीवियस प्रायर पीरियड फिगर वर ऑडिटेड, वर ऑडिटेड। ठीक है जी, दूसरी बात ध्यान रखिए, क्या इस साल के आपके प्रोसीजर, इस साल के क्या इस साल के आपके प्रोसीजर, इस साल के प्रोसीजर ओपनिंग बैलेंसेस के लिए एविडेंसेस दे रहे हैं क्या? मतलब एक बात बताओ, यथार्थ समझना बात को बहुत ध्यान से, यथार्थ 22-23 में ऑडिटर बना, 21-22 में नहीं था। अगर यथार्थ क्लोजिंग बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड चेक नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं यथार्थ के इस साल के ऑडिट प्रोसीजर ना काफी हैं ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करने के लिए। तो जब भी आपका इनिशियल एंगेजमेंट हो तो आप ये चेक करिए कि क्या आपके करंट ईयर के प्रोसीजर, क्या आपके करंट ईयर के प्रोसीजर आपको ओपनिंग बैलेंसेस के लिए एविडेंस देंगे क्या? अदरवाइज अगर आप पिछले साल की कैरी फॉरवर्ड या ओपनिंग बैलेंसेस को लेकर आप बेपरवाह हो, क्वेश्चन निकाल रखा है मैंने, क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेगा, तो मैंने उसमें रखा हुआ है कि भाई एक बात बताओ कि ऑडिटर को ऐसा लगता है, क्वेश्चन आया था एक बार कि जी मैं क्यों चेक करूंगा पिछले साल की क्लोजिंग फिगर, मैं तो इस साल ऑडिटर में क्यों चेक करूं? भाई आपका दायित्व है चेक करने का कि पिछले साल के क्लोजिंग फिगर का इस साल प्रॉपर तरीके से कैरी फॉरवर्ड हुए क्या। अगर आपके इस साल के प्रोसीजर आपको ओपनिंग बैलेंसेस एविडेंसेस नहीं दे सकते तो इस साल के प्रोसीजर नॉट सफिशिएंट, दे नॉट सफिशिएंट। आपको इस साल के प्रोसीजर इस तरीके से बनाने होंगे कि ओपनिंग बैलेंस एविडेंस तो मिले। अगर आप ओपनिंग बैलेंस को लेकर इग्नोरेंस दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो चीजों को, इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस को लेकर, तो सर ये कोई अच्छा साइन नहीं है, ये चीज ठीक नहीं है इसमें। मतलब वहां पे फिर जब ओपनिंग बैलेंस के आपको एविडेंस मिलेगा नहीं तो 510 का कंप्लायंस होगा कैसे? जब ओपनिंग बैलेंसेस के लिए अपने एविडेंस मिलेगा नहीं तो 510 का कंप्लायंस होगा कैसे? ठीक है, तो यहां बच्चे ध्यान रखना, आप ये चेक करिए क्या इस साल के प्रोसीजर हमें ओपनिंग बैलेंसेस एविडेंस देंगे क्या? क्या हमारे प्रोसीजर इतने कंपीटेंट हैं कि हमें ओपनिंग बैलेंसेस एविडेंस दे सकें या हमें कुछ करना पड़ेगा और भी? ठीक है, वेदर द करंट ईयर प्रोसीजर सफिशिएंट टू प्रोवाइड द ऑडिट एविडेंस ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस। ठीक है, वेदर द
current year audit procedures, provide evidence of the opening balances of the opening balances। तीसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे प्रोसीजर काफी नहीं है तो प्रोसीजर परफॉर्म करो और ओपनिंग बैलेंस का एविडेंस दो। सेकंड से थर्ड पॉइंट, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे प्रोसीजर काफी नहीं है तो परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन एविडेंस फॉर द ओपनिंग बैलेंसेस। पहली बात, क्या पिछले साल की ऑडिट हुई थी? क्या हमारे प्रोसीजर काफी है क्या ओपनिंग बैलेंस के एविडेंस इकट्ठे करने के लिए? अगर काफी नहीं है तो हम खुद प्रोसीजर परफॉर्म करके ओपनिंग बैलेंसेस के लिए यहां पर एविडेंस इकट्ठे करेंगे। तीन बातें हैं सर। प्रायर पीरियड के क्लोजिंग फिगर, सबसे पहली बात, क्लोजिंग बैलेंसेस को प्रॉपर तरीके से कैरी फॉरवर्ड किया गया है। क्या प्रायर पीरियड के फिगर ओपनिंग बैलेंसेस जो बने हैं क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करते हैं? साथ में आप तीन चीजें करिए, क्या पिछले साल की ऑडिट हुई थी? क्या हमारे प्रोसीजर काफी है क्या एविडेंस इकट्ठे करने के लिए? और तीसरी बात, अगर हमारे प्रोसीजर काफी नहीं है तो प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करिए ताकि एविडेंस इकट्ठे कर सके। ये आपको करना होगा सर ओपनिंग बैलेंसेस को लेकर। अगर आप ये नहीं करते तो दिक्कत है सर, दिक्कत है उस केस में। ठीक है, समझ रही बात ध्यान से। आपने सब कुछ क्यों किया मुझे बताओगे? आपने सब कुछ क्यों किया? जस्ट टू ऑब्टेन एसेट एविडेंस। इफ ऑडिटर, नेक्स्ट वीडियो में उसको एसेट एविडेंस मिल जाता है, उसको एक सबूत मिल जाता है, ही ऑब्टेन्स द एविडेंस। किस बात का एविडेंस? वही कि ओपनिंग बैलेंस करंट ईयर फिगर को अफेक्ट कर रहे हैं। दैट ओपनिंग बैलेंस अफेक्ट्स करंट ईयर फिगर। आप क्या करें सर? एक बात तो पता लग गई ना कि पिछले साल के जो बैलेंसेस थे प्रॉपर तरीके से कैरी फॉरवर्ड नहीं हुए या पिछले साल ऑडिट नहीं हुई। जो भी कुछ हुआ, सुनना, जो भी कुछ हुआ यहां से जो भी कुछ हुआ, हमें ये पता लग गया कि इस साल के चीजें अफेक्ट होनी होगी। आप क्या करें सर? तो इस साल को ऑडिट करो। अभी तुमने साल के फिगर चेक नहीं किया ना, हम तो यही चेक कर रहे थे कि क्या पिछले साल के फिगर इस साल को अफेक्ट तो नहीं कर रहे। हमें पता लग गया कि इस साल को अफेक्ट कर रहे हैं। अब क्या करें? इस साल को अफेक्ट कर रहे हैं, क्या करें? इस साल की ऑडिट करो, इस साल की ऑडिट करो, इस साल की क्लोजिंग फिगर चेक करो। ठीक है, और आपने कंक्लूड कर लिया, आपने ये कंक्लूड कर लिया कि इस साल के क्लोजिंग फिगर में भी गड़बड़ है। आपने कंक्लूड कर लिया कि इस साल के क्लोजिंग फिगर में गड़बड़ है। इफ द ऑडिटर हैज कंक्लूडेड दैट देयर इज अ मिसस्टेटमेंट इन द करंट ईयर फिगर, अब भाई जब करंट ईयर फिगर में गड़बड़ आ रही तो करना क्या है? मॉडिफाइड रिपोर्ट प्लस बता दो पीसीडब्ल्यू को कि भाई आपके साल के फिगर खराब है क्योंकि ओपनिंग खराब थे। शॉर्ट में बताऊं, चेक करिए कि क्या पिछले साल के फिगर इस साल तक गड़बड़ी लेकर आए हैं क्या पिछले साल के फिगर इस साल को अफेक्ट कर रहे हैं क्या? अगर कर रहे हैं तो इस साल के फिगर भी चेक करिए और कंक्लूड करिए क्या इस साल में स्टेटमेंट है क्या? अगर है तो रिपोर्ट मॉडिफाई करिए। क्वालिफाइड या एडवर्स, सही बात, क्वालिफाइड या एडवर्स। लेकिन एक बात बताओ, आपने सब कुछ कर लिया, आपको एविडेंस नहीं मिल रहा है सर। ना आपको मैनेजमेंट हेल्प कर रहा है पिछले साल के रिकॉर्ड दिखाने के लिए, ना आपको 31 मार्च की कैश बुक दिखा रहा है, ना 31 मार्च का इन्वेंटरी रजिस्टर आपको मिल रहा है। कुल मिला के ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन एविडेंस। अपने एविडेंस चाहिए था बच्चे, अपने एविडेंस चाहिए था। स्टार्टिंग में ही लिखा था मैंने कि अपने एविडेंस चाहिए कि पिछले साल के साल को अफेक्ट कर रहे हैं क्या? अगर कर रहे हैं तो साल चेक करिए, साल की रिपोर्ट मॉडिफाई कर दो। लेकिन आपको एविडेंस नहीं मिला तो दिक्कत वाली बात नहीं है सर, अगेन मॉडिफाइड रिपोर्ट देंगे आप और मॉडिफाइड रिपोर्ट देंगे क्वालिफाइड डिस्क्लेमर, क्वालिफाइड डिस्क्लेमर। ठीक है जी, डन है जी, बहुत बढ़िया। बात आ रही है समझ में? आप चेक करिए क्या पिछले साल के फिगर इस साल को अफेक्ट कर रहे हैं क्या? उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या ये प्रॉपर है, अकाउंटिंग पॉलिसी रिफ्लेक्ट हो रही है, प्रीवियस ईयर की ऑडिट हुई थी, क्या हमारी प्रोसीजर काफी है, और अगर नहीं तो प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। अगर हमने कंक्लूड कर लिया कि पिछले साल के फिगर इस साल को अफेक्ट कर रहे हैं, इस साल के फिगर चेक करिए, और इस साल की गड़बड़ी है रिपोर्ट को मॉडिफाई करिए। लेकिन आपको एविडेंस नहीं मिला इसलिए रिपोर्ट मॉडिफाई कर दी या क्वालिफाइड एडवर्स या क्वालिफाइड डिस्क्लेमर। ये कैसे पता लगेगा कि क्वालिफाइड डिस्क्लेमर देंगे? ला 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 ला। अर्चित भाई 705 भूल गए? मटेरियल प्लस परवेटिव, एम प्लस पी। बच्चे आजकल मेरे ऊपर ही फूल माला चढ़ा रहे, बाकी छोड़ो। खैर ये भी ठीक है, जीवन में मुझे आनी चाहिए। ये नया बन गया भाई, ये नया ले आया बच्चा। खैर कोई दिक्कत नहीं, एक बात सुन लो, अगर आज कोई कुछ बोलेगा नहीं, हेडेक है मेरे को, कोई कुछ बोला तो काट डालेगा, मुझे नहीं। ओ माय गॉड, कहां से ले आते हो भैया? भयानक, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त। भेजना जरा मुझे इंस्टाग्राम में, इसे डाला जाएगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, सही बात। ऐसा लग रहा है डोले आगे बढ़े, खैर कोई दिक्कत नहीं, टेंशन वाली बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म बाबा, टेंशन ना। मोहित भाई, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं तब कुछ चीजें पता लगती है कि क्लाइंट की क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं। तो अकाउंटिंग पॉलिसी में लगता है क्या वो एडिक्वेट है, इनएडिक्वेट है। जब प्रीवियस ईयर फिगर करंट ईयर में आएंगे, जब प्रीवियस ईयर का डेटा साल में आएगा
जब जब इन्वेंट्री इस साल में आएगी तो सर कई तरह की अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं जिनके साथ कैरी ओवर होती है, तो अकाउंटिंग पॉलिसी समझ में आएंगी तो उनकी एडिक्वेसी भी चेक करेंगे, या डेटा कैरी फॉरवर्ड हुआ है उसमें क्या अकाउंटिंग, सुनो उसमें क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, उसमें क्या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं, जैसे पीडीटी अकाउंटिंग एस्टिमेट फॉर्म करता है, तो वो सब चीजें आप चेक करते हैं वहां पे, और आपको लगता है ठीक है तो बढ़िया बात नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ में एक बात जरूर ध्यान रखिए, अब आपने अकाउंटिंग पॉलिसी की बात छेड़ी है, बाद में ये दूर तक जाएगी। सर अकाउंटिंग पॉलिसी की जहां तक बात है, देखो यार दो चीजें आपको चेक करनी होती है, मैं आपको बताऊं सीधी सिंपल बात। आप चेक करिए क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाइड है, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाइड है, क्या वेदर अकाउंटिंग पॉलिसीज आर कंसिस्टेंटली अप्लाइड, पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत बेसिक पॉइंट है, AS1 ये कहता है अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई भी चेंज आए तो उसे डिस्क्लोज करिए फाइनेंशियल में। तो अगर कोई भी चेंज आया है तो उस चेंज को आपने डिस्क्लोज किया है क्या एज पर एफआरएफ, उस चेंज को आपने डिस्क्लोज किया है क्या एज पर एफआरएफ। ये दो बातें ध्यान रखिए, ये दो बातें ध्यान रखिए, ये दो बातें आप ध्यान रखिए, ठीक है। सर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे हमें एसएनडी एविडेंस लेना है, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है, पहली बात, और क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज को आपने डिस्क्लोज किया है, दूसरी बात। अगर ये चीजें हैं, इफ दीज पॉइंट्स एग्जिस्ट, कोई दिक्कत नहीं है सर, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, दिल खोल के, बेधड़क, बेझिझक, और अगर अकाउंटिंग पॉलिसी इनकंसिस्टेंट है या अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज को आपने डिस्क्लोज नहीं किया, मॉडिफाइड रिपोर्ट, मॉडिफाइड रिपोर्ट, लाला जी मॉडिफाइड रिपोर्ट, मॉडिफाइड रिपोर्ट, ला 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 ला, ठीक है। अब बात करते हैं पिछले साल की। सीए बनने का धमकी की बात सोचना बस, बड़ा मत सोचना जो कुछ, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, क्लाइंट भवन होता है, समझ जाओगे, भवन रहना क्या, मैं जगह जाके देखिए कुछ भी चल रहा है, सुनो। पे, 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 पे। क्या पिछले साल की रिपोर्ट मॉडिफाइड थी, क्या क्या पिछले साल की रिपोर्ट मॉडिफाइड थी, क्या सुनिए मेरी बात, क्या पिछले साल की रिपोर्ट मॉडिफाइड थी, क्या नहीं थी, लड्डू पेड़े खाओ क्या, और ठीक बताता हूं क्या होगा। ओके कंटिन्यू। लेकिन अगर पिछले साल की रिपोर्ट मॉडिफाइड थी तो सर बात तो करनी पड़ेगी, ये कौन बात करेगा, यथार्थ बात करेगा, किससे बात करेगा, दिलशाद से। दिलशाद भाई क्या बात है, रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दी, दिलशाद भाई क्या बात है, रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दी आपने। दिलशाद कह रहे हैं छोड़ा क्या था मेरे पास ऑप्शन, ऐसा फ्रॉड किया बस पूछो मत, धरती आसमान कांप गया। जो एम्प्लॉय आ रहा है दो चार ऐसे जेब में रख के ले जाता है, आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, इन्वेंट्री ऐसे जा रही है, कोई हिसाब किताब नहीं है, जहां कुछ भी चल रहा है कुछ भी हो रहा है, कोई हिसाब ही नहीं है, अब क्या रे, तो मैंने रिपोर्ट मॉडिफाई कर लो, निकल गया से। फिर अच्छा मेरे तो कहते हैं हमारी कंपनी बहुत बढ़िया है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तो गया और टकरा बंदे अभी रिपोर्ट मॉडिफाई है, मतलब पिछले साल भी कर, नहीं दिलशाद भाई नहीं, दिलशाद भाई नहीं, आपने रिपोर्ट मॉडिफाई किया ठीक है, लेकिन मैं चेक करूंगा कि इस साल तो गड़बड़ नहीं है, जो आप गड़बड़ बता रहे हो वो इस साल एग्जिस्ट करता है क्या दिलशाद भाई, दिलशाद भाई वो इस साल एग्जिस्ट करता है क्या, अगर करता है, अगर करता है, अगर इस साल एग्जिस्ट करता है इस साल की रिपोर्ट भी मॉडिफाइड, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो इस साल की रिपोर्ट अनमॉडिफाइड। खैर कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम बढ़िया हो गया, ये तो एकदम सपाचक हो गया, बच्चों लड्डू पेड़े खा लो, 510 भी हो गया, आहा 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 आहा, बाबा जोमेटो कर लो आज तो, आपको भेजो जोमेटो डाल के, मस्त एकदम छका फटाफट रीड करो एक बार, जल्दी से रीड करना बच्चा बड़ी, सारे बच्चे जल्दी से रीड करने वाले, हेडेक पूरा ना ना, हेडेक बढ़ लो, सो जाओ, ऐसे होंगे ब्रेड डिसीज ऑडिट करते हो, उसकी ऑडिट पूरा पढ़ना है, इन्होंने क्या पूरी ऑडिट हुई बतानी। तुम 1 रुपए किलो दाल खरीदो वो ठीक है, वो थोड़ी लो पड़ रही है तुम केस करोगे, वाह बेटे मौज बस आप ही ले रहे, प्रायर पीरियड, गुड इवनिंग, आज तो मानो ऐसे लंगर चल रहा है, कोई कभी आराम उठा के, कोई कभी बाबा अकाउंटिंग पॉलिसी में दोनों के बेस पर देखेंगे ना, हाँ दोनों के बेस पर, आओ मिलने आओ। और शकुनी बेटा क्या हाल है, कल परसों रेस्टोरेंट आया संडे को, मैं कहा आइसक्रीम खा के आते, मेरे से बाइक पे चलेगा, मैं चलाऊंगा बाइक, इंक्लाइन था बाइक, मैं उतर जा, मेरे को बच्चों पढ़ा देते, तू उतर जा, फिर मैंने चलाई,
वो पीछे बैठा था, तो मैंने थोड़ा गए थोड़ा हल्का रेस किया, भाई 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 ये हम लोग ने बहुत दफा पहले बाइक छोड़ दी, बहुत साल हो गए, भाई 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 मैं कहा भाई को एक्सपीरियंस आ गया, टेंशन मत ले, कह रहा कितने किलोमीटर चल गई, मैंने कहा 180, कह रहा 180 मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा 180 में, आज मैं कहा 200 हो गए, मैंने कहा अभी 200 नहीं हुए, खैर कोई दिक्कत नहीं। अब आप BMW चलाते हो ना, कहाँ बेटे, चलिए पढ़ लिया, कह रहे हमारा ख्याल कर लेना, इससे ज्यादा अच्छा तो बाइक रेंट पे ले लियो ना बेटे ना, कैसी बात कर रहे हो, देखो अरे नहीं कभी चलाते हैं ऐसे नहीं, मैं एक दिन ऑफिस गया हेलमेट पहन के, मैं ऑफिस खोल गया खड़ा हो गया, तो मेरे दोस्त अमित और ये कौन आ गया, एक दो मिनट देख, हाँ मैं अरे खराब हो गया, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है, बोलो हम आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, आओ बच्चों आओ, सर 500 हो गया, हाँ बेटा 500 भी पहले हो गया, 530 पहले हो गया, आओ 40 पढ़ना नहीं है भाई, सीधे 550, हाँ बस बेटा अंत के नजदीक है राजकुमार, बचा क्या है 550, 560, 570, 580, 610, 710, 6 स्टैंडर्ड बचे हैं, इसके बाद देखो 560, 570, 580, 610, 710, 780 बढ़िया एकदम थोड़ा स्टैंडर्ड से, थोड़ा इनमें है थोड़ा कंटेंट आप कह सकते हो, ठीक क्या बोल रहा था ये, पढ़ाई कर ले भाई, ठीक है, तो पढ़ाई ना करेगा ना तो ना बाइक मिलेगी और ना ब्याह होगा, अकेले बात कर रही हो बाबला, ठीक है, नो वाइफ नो बाइक, नो कार नो प्यार, लेक्चर लेंगे भाई मान के चलो, 2 लेक्चर इसके बाद 2 ढाई लेक्चर 3 लेक्चर स्टैंडर्ड में, 2-3 लेक्चर बैंगलोर डॉक्यूमेंटेड में, 5 लेक्चर बचे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं जी, ना अरे सुन तो लो यार फालतू बात कर लो, 550 रिलेटेड पार्टी, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी, मीनिंग क्या है बच्चों, हाँ क्या बात है, ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, आरपी का मतलब है जिसे एफआरएफ में कहीं भी आरपी माना गया है वो यहां भी आरपी माना जाएगा, सुनना बहुत ध्यान से, एफआरएफ बोले तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 76 लगता है शायद आपको याद हो, जिसे कहीं भी आरपी माना गया है उसे यहां भी आरपी माना जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 लगता है आरपी को लेकर, तो आरपी जिसको कहीं भी आपको आरपी माना गया है आपको यहां भी आरपी माना जाएगा, तो आरपी का मतलब है आरपी मींस रिलेटेड पार्टी, ठीक है ना, एज डिफाइंड, बेटा बहुत ध्यान सुनना, थोड़ा शोर कम करो, एज डिफाइंड इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसे कहीं भी एफआरएस में आरपी माना गया है उसे यहां भी आरपी माना जाएगा, जहां तक एफआरएस की बात है ना बच्चे, जहां तक एफआरएस की बात है सेक्शन 2 क्लॉज 76 कंपनी एक्ट 13 का और एएस 18, ठीक है, एक मिनट कैसे हो बच्चों, चलो जिसे कहीं भी आरपी माना गया है उसे यहां उसे 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 यहां भी आरपी माना जाएगा, चाहे चाहे कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 76 के अंदर, चाहे एएस 18 के अंदर, ठीक है, तो हमें ना ये पढ़ने की जरूरत है यहाँ पे ना ये पढ़ने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है ना, हमें पढ़नी है यहाँ की डेफिनेशन, सर तो और किसको भी आरपी माना गया, कह रहा है एंटिटी अंडर कॉमन कंट्रोल, एंटिटी अंडर कॉमन कंट्रोल, इसके कॉमन कंट्रोल में सर बताता हूं, विद क्लाइंट, ठीक है, 3 तरीकों 3 क्लोज फैमिली मेंबर्स, ये सब मैं समझाऊंगा थोड़ा सा इसमें, ठीक है, दूसरा बीइंग ओनर्स, कॉमन की मैनेजमेंट, कॉमन की मैनेजमेंट, ठीक है, सुनिए फॉर एग्जांपल ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड है, अगर इसकी 46% शेयर होल्डिंग फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी के पास है, इसकी भी 38% शेयर होल्डिंग मुकेश अंबानी के पास है, तो सर ये दोनों कंपनीज ना दे आर अंडर कॉमन कंट्रोल, क्योंकि इनके ओनर ही सेम है, क्योंकि इनके ओनर ही सेम है, दे आर हैविंग कॉमन ओनर्स, दे आर हैविंग कॉमन ओनर्स, अगर कोई दो कंपनी कॉमन कंट्रोल में है, अगर कोई दो कंपनी कॉमन कंट्रोल में है क्योंकि ओनर ही सेम है, उन दोनों को आप आपस में क्या मानेंगे, दे आर आरपी, दे आर आरपी, तुम ध्यान ध्यान से, पहली बात, दूसरी बात, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मान लेते हैं 46% शेयर होल्डिंग मुकेश अंबानी के पास है, रिलायंस नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड मान लेते हैं 52% शेयर होल्डिंग नीता अंबानी के पास है, सर इस केस में इस सिचुएशन में जो ओनर्स है ना ओनर्स दे आर क्लोज फैमिली मेंबर्स, जो ओनर्स है ना ओनर्स दे आर क्लोज फैमिली मेंबर्स, तो कहीं ना कहीं आपकी जो दो कंपनीज हैं ये कॉमन कंट्रोल में, इनके ओनर कॉमन नहीं है,
इनके ओनर कॉमन नहीं है, लेकिन दोनों जो ओनर है वो आपस में क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं। दोनों जो ओनर है वो आपस में क्या है, दे आर क्लोज फैमिली मेंबर। तो इन दोनों को आपस में क्या मानेंगे, दे आर बेसिकली टर्म्ड एज रिलेटेड पार्टी, आरपी। ठीक है, आरपी। तीसरी बात सुनिए, थर्ड पॉइंट सर, अगर अगर आपका की मैनेजमेंट कॉमन है, अगर टाटा स्टील और टीसीएस में फॉर एग्जांपल 15 डायरेक्टर हैं, टाटा स्टील में 15 डायरेक्टर हैं, मान लें सर कि इन दोनों में 7 डायरेक्टर कॉमन हैं, इवन इनका एमडी और सीईओ भी कॉमन है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों कंपनीज कॉमन कंट्रोल में है, कहीं ना कहीं ये दोनों कंपनीज कॉमन कंट्रोल में है। क्योंकि एक्चुअली में क्या बच्चे कॉमन कंट्रोल में इसलिए मानेंगे क्योंकि इनका की मैनेजमेंट कॉमन है। ये कॉमन कंट्रोल में इसलिए क्योंकि इनका की मैनेजमेंट कॉमन है, देयर इज अ कॉमन की मैनेजमेंट, क्योंकि इनका की मैनेजमेंट कॉमन है, क्योंकि इनके इतने सारे डायरेक्टर कॉमन है, इनके एमडी और सीईओ कॉमन है। जब दो कंपनीज के बीच में कॉमन की मैनेजमेंट होता है तो कहीं ना कहीं कॉमन कंट्रोल होता है, और जब कॉमन कंट्रोल होता है तो फिर आप दोनों कंपनीज को क्या मानते हैं, दे आर बेसिकली टर्म्ड एज रिलेटेड पार्टी, आरपी। आरपी, ठीक है। जब दो कंपनीज के कॉमन ओनर है तब वो आरपी है, जब दो कंपनीज के ओनर क्लोज फैमिली मेंबर है तब वो आरपी है, जब दो कंपनीज के बीच में कॉमन की मैनेजमेंट है, की मैनेजमेंट ही कॉमन है, तब वो आरपी है, तब वो आरपी। ठीक है। तीसरी बात, कोई भी एंटिटी जिसके ऊपर आपके क्लाइंट का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, एंटिटी ओवर विच क्लाइंट इज हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हुआ है आपने कभी 20% वाला एसोसिएट कंपनी में 20% शेयर होल्डिंग का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास फॉर एग्जांपल कोई रिलायंस रिटेल या रिलायंस लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड की 25% शेयर होल्डिंग है, कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। और अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो इन दोनों को आपस में क्या मानेंगे, आरपी। इन दोनों को आपस में क्या मानेंगे, आरपी। ये डेफिनेशन आरपी की 550 में। जिन्हें एफआरएस आरपी मानता है उसे हम भी आरपी मानेंगे। साथ में अगर एंटिटी कॉमन कंट्रोल में है तो उनके ओनर कॉमन है, या ओनर क्लोज फैमिली मेंबर है, या कॉमन की मैनेजमेंट है, या फिर किसी भी एंटिटी को आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो उस एंटिटी को क्या मानेंगे, आपके क्लाइंट की आरपी, आपके क्लाइंट की आरपी। ठीक है बच्चे, बात आ रही है समझ में, पॉइंट हो रहा है क्लियर क्या कह रहा हूं मैं। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। कहानी क्या है सर, अरे कॉमन कंट्रोल के ओनर कॉमन है, कॉमन कंट्रोल सेम ओनर से आ रहा है। कहानी क्या है सर, मैं आपको बताऊं, जब भी आरपी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे ना, जब भी आरपी के साथ, मैं आपको बताता हूं चक्कर क्या है। मैं 550 में गया, वो एक्सपेक्टिंग 550 मतलब लाइक 2 और 3 अटेम्प्ट्स। इंस्टीट्यूट पूछता नहीं है, मतलब इन्होंने अपने क्या बोलूं मैं, इस स्टैंडर्ड की तहस-नहस कर रखी है सर, थोड़ा रखा कहीं, थोड़ा कहीं रखा ही नहीं, कुछ भी रख दिया गलत, मतलब ठीक है सर, सही नहीं है। इस स्टैंडर्ड का न्याय हो रहा है, जैसे बड़ी का सर 320, जैसे वो न्याय चल रहा है, वैसे ये न्याय चल रहा है। मतलब इस स्टैंडर्ड को इतनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, वो रखी नहीं सर, क्योंकि स्टैंडर्ड की थोड़ी-मोड़ी बातें उन्होंने रखी कहीं पर चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है ना, बाकी कोई प्रोनाउंसमेंट पढ़ लो, सारी खिचड़ी पकी हुई है 550 के अंदर, लेकिन 510 में ढंग से पढ़ना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करे उसका कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट जब भी ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन पूछना चाहिए, एक्चुअली क्या क्या 550 का कुछ पार्ट चैप्टर 3 में डाला हुआ है आरपी का, और पार्ट डाला है बिल्कुल रिलेवेंट, या आप कह सकते हैं वो एक्चुअली में ऐसे का पार्ट ही नहीं है, लेकिन फिर भी डाला हुआ है। तो अब वो खुद ही कंफ्यूजन पूछे ना पूछे, ये पूछे तो क्या पूछे, लेकिन मुझे लगता है कि 550 से क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांस हैं, क्योंकि लाइक दिस हैज बीन नेग्लेक्टेड फ्रॉम द लास्ट यू कैन से मेनी टाइम्स। तो क्वेश्चन आना चाहिए, अब देखें क्या बात है। प्रोनाउंसमेंट हमारे सिलेबस का पार्ट होता है, और क्या पढ़ रहे हो, स्टैंडर्ड में क्या पढ़ रहे हो, प्रोनाउंसमेंट तो है ये। इतना डिटेल कौन सा स्टैंडर्ड दिया आपके चैप्टर्स में, इतने डिटेल कौन सा चैप्टर दिया, कौन से चैप्टर में स्टैंडर्ड दिया बताइए। ये आप प्रोनाउंसमेंट पढ़ रहे हो, पढ़ क्या रहे हैं मैथ में, आपको क्या लग रहा है मैथ में जो मैंने आपको पढ़ा रहा हूं, ये मैथ में इतनी कहानी दी है क्या, कुछ नहीं दिया सर मैथ में। आप जो पढ़ना कुछ नहीं लगेगा आपको, ये तो प्रोनाउंसमेंट का पार्ट है। तो हम जब पढ़ रहे हैं ना, तो हम मैथ भी पढ़ रहे हैं, प्रोनाउंसमेंट भी पढ़ रहे हैं। तो प्रोनाउंसमेंट छुड़वाया नहीं मैंने आपको, प्रोनाउंसमेंट भी पढ़ रहे हैं हम। मैं स्टैंडर्ड से उतना नहीं पढ़ा रहा हूं जितना चैप्टर में दिया है, मैं कंप्लीट स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूं, कंप्लीट। इसलिए ढंग के छोटे क्वेश्चन कराऊंगा भाई साहब, ढंग के छोटे, ठीक है, और करा रहा हूं मैं क्वेश्चन प्रोनाउंसमेंट में दिए गए हर स्टैंडर्ड को कर रहे हैं, हर स्टैंडर्ड को। ठीक है, जितना दिया है वो तो करना ही है, क्योंकि मुझे पता है सर इंस्टीट्यूट कहां प्ले कर सकता है, आई एम प्रीटी मच अवेयर। देखिए बात सफेद हो गए पढ़ा के। देखिए अगला पॉइंट सुनिए ध्यान से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। सुनिए ध्यान से जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ बहुत टेक्निकलिटी है स्टैंडर्ड के अंदर, बढ़िया स्टैंडर्ड कंटेंट है इसमें, ठीक है। एक तो प्रोनाउंसमेंट वाली बात करेंगे, ऊपर से थ्योरी में पकाई वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको, थोड़ा कंटेंट बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए सुनिए सर, मैनेजमेंट क्या करेगा बताइए, मैं आपको बताता हूँ 3-4 बातें, बहुत सिंपल। मैनेजमेंट सबसे पहले आरपी को आइडेंटिफाई करेगा कि कौन कौन हमारे आरपी है, ठीक है। आरपी के साथ ट्रांजैक्शन होता है तो आरपीटी कहते हैं, आरपीटी के 188 लगता है, 188 कहता है कि बोर्ड रेजोल्यूशन मैंडेटरी है, हर आरपीटी के बीआर मैंडेटरी है। और अगर ऑडिट कमेटी है तो 177 के अंदर मैंने आपको बताया 6.4 में, 177 के अंदर आपको ऑडिट कमेटी की अप्रूवल भी लगती है, तो अप्रूवल तो लगनी है। तो मैनेजमेंट आपका आइडेंटिफाई करेगा आरपी को, अप्रूवल देगा ऑडिट के अंदर। साथ में रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, इवन कंपनी से कहता है सर कि आपको रजिस्टर मेंटेन करना है, ध्यान रखिए रजिस्टर ऑफ आरपीटी का रजिस्टर मेंटेन होता है 189 के अंदर, कंपनी से आप पढ़ेंगे रजिस्टर मेंटेन 189 के अंदर। तो आप ये भी चेक करें कि क्या मैनेजमेंट प्रॉपर रिकॉर्ड बना रहा है, क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ आरपी, प्रॉपर अप्रूवल बीआर वगैरह, प्रॉपर रिकॉर्ड्स रजिस्टर 189 वाला, कंप्लायंस ऑफ एएस 18, प्रॉपर डिस्क्लोजर एज पर एएस शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में बहुत जगह आपने पढ़ा है कि आरपी के साथ ट्रांजैक्शन किया तो फुट नोट डिस्क्लोज करिए, आरपी के साथ सेल किया होगा आपने तो फुट नोट डिस्क्लोज करिए। तो आरपी के साथ किया ट्रांजैक्शन को बार-बार शेड्यूल 3 कहता है कि भाई आपने इसे डिस्क्लोज करना है।
ठीक है। तो 18 प्लस कैलकुलेटर आपने डिस्कस करना है 5 चीजें, 5 समझ रहा हूं ध्यान से, सब 5 चीजें। सबसे पहली बात, मैनेजमेंट का दायित्व है कि मैनेजमेंट विल आइडेंटिफाई आरपी, ठीक है। दूसरी बात है मैनेजमेंट विल ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल फॉर आरपी, ठीक। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 188 के अंदर बोर्ड की अप्रूवल लगती है, ये 177 के अंदर ऑडिट कमेटी की अप्रूवल लगती है। रेडी पर नहीं लिखो तो भी चलेगा, लेकिन समझने के लिए लिख रहा हूं बस, ठीक है। तीसरी बात, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ आरपीटी, आरपीटी की सारी जानकारी रखिए रजिस्टर्स में, तो आपको रखनी पड़ती है 189 के अंदर, 189 के अंदर मेंटेनेंस रजिस्टर होता है, ध्यान रखो, ठीक है। चौथी बात, कंप्लायंस ऑफ एएस 18, कंप्लायंस ऑफ एएस 18, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिख देता हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है बच्चे। और पांचवी बात, इंश्योर प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ आरपीटीज, वो शेड्यूल 3 भी है, एएस 18 भी कहता है। ये 5 काम करने हैं मैनेजमेंट ने, ये मैनेजमेंट ने ये 5 काम करने हैं, सिर्फ सादे सिंपल 5 काम करने हैं, ठीक है। सादे सिंपल 5 काम आपने करने हैं, ठीक है, समझना ध्यान से। दूसरी बात, सर मैनेजमेंट ने ये काम करने हैं, हम क्या करेंगे ये बताइए जरा। कि देखो जहां तक हमारी बात है तो ऑडिटर को यहाँ रैप परफॉर्म करना होगा। रैप मतलब रैप में 2 चीजें करिए, एक तो मैनेजमेंट से पूछताछ करिए, आरपी को लेकर जरूरी है भाई पूछताछ करनी तो, और दूसरा आरपीटी को लेकर इंटरनल कंट्रोल समझिए, आरपीटी को लेकर इंटरनल कंट्रोल समझिए। सर मैनेजमेंट से कैसे पूछताछ करेंगे बताइए। मैनेजमेंट से आपको पूछताछ करनी है, कितनी आरपी लिस्ट दो, लिस्ट ऑफ आरपीज, लिस्ट ऑफ आरपीटीज, आपकी का रिलेशन कैसा है, नेचर ऑफ रिलेशन क्या है, वो आपकी सब्सिडी है, सब्सटेंशियल कंट्रोल है, सब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, कॉमन ओनर से क्या है, आपका नेचर ऑफ रिलेशन क्या है, चेंज इन रिलेशन, कोई बदलाव आएगा पिछले साल 50% शेयर होल्डिंग 70% हो गई, डब्ल्यूआर मान लीजिए। 5 बातें, लिस्ट ऑफ आरपी, लिस्ट ऑफ आरपीटीज, नेचर ऑफ रिलेशन, चेंज ऑफ रिलेशन, डब्ल्यूआर, लिस्ट ऑफ आरपी, लिस्ट ऑफ आरपीटीज, नेचर ऑफ रिलेशन, चेंज ऑफ रिलेशन, डब्ल्यूआर, ठीक है। 5 बातें, क्या क्या, लिस्ट ऑफ आरपी, लिस्ट ऑफ आरपीटीज, तीसरा नेचर ऑफ रिलेशन, चेंज ऑफ रिलेशन, ऑब्टेन डब्ल्यूआर। सर और क्या समझना पड़ेगा, समझिएगा ध्यान से। अगर इंटरनल कंट्रोल समझना है आरपीटी को लेकर कि भाई किस तरीके का इंटरनल कंट्रोल है, समझना ध्यान से। सबसे पहले डिस्कशन करिए एंगेजमेंट टीम के साथ, उन्हें गाइड करिए कि किस तरीके से वो आरपी को और आरपीटी को पकड़ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखना, 2-3 चीजें पहले वाली भी कैरी फॉरवर्ड होंगी। मैंने आपसे कहा था 315 के अंदर जब रिस्क आरपीटी का रिस्क होगा तो सिग्निफिकेंट रिस्क होगा, याद करिए। जब रिस्क आरपीटी का रिस्क होगा तो सिग्निफिकेंट रिस्क होगा, याद आ रहा है कुछ, आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रिस्क। तीसरी बात, अगर आरपी देखने हैं, अगर आरपीटी चेक करना है तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करना होगा, यू हैव टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, बेसिक पॉइंट्स है। सबसे मस्त बात, क्या आपके क्लाइंट ने आपसे आरपी छुपाई है क्या? क्या ऐसे आरपीस हैं क्या जो हैं तो लेकिन बताए नहीं गए, हिडन आरपीस? ये बहुत होगा, ये बहुत होगा सर, आइडेंटिफाइड अनडिस्क्लोज्ड आरपीस। अगर आपको अनडिस्क्लोज्ड आरपी मिल गया क्या करोगे? है? अगर आपको अनडिस्क्लोज्ड आरपी मिल गया तो क्या करोगे? उस आरपी से बात करेंगे, मैनेजमेंट से बात करेंगे, और ऐसे और आरपी ढूंढेंगे, रिस्क को रिवाइज करेंगे, एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कशन करेंगे, उसके साथ हुए ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे और आगे की सब्सटेंटिव रूल रेखा तय करेंगे, रिस्क रिवाइज होगा। एक बात बताओ, मैनेजमेंट ने आपको आरपी नहीं बताया लेकिन आपने आरपी ढूंढ लिया। सर अगर आपने आरपी ढूंढ लिया लेकिन मैनेजमेंट ने आपको आरपी नहीं बताया, इसका मतलब मैनेजमेंट की रिलायबिलिटी को रीअसेस करने की जरूरत है, रिस्क को रिवाइज करने की जरूरत है। क्या सेम लेवल ऑफ रिस्क मेंटेन करोगे अगर आपसे आरपी छुपाए जा रहे हैं तब? सर अगर आपको अनडिस्क्लोज्ड आरपी मिला उस आरपी से बात करें, ऐसे और आरपी ढूंढिए, उसके साथ हुए ट्रांजैक्शन को देखिए, एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कशन करिए, रिस्क को रिवाइज करिए, आगे सब्सटेंटिव रूल रेखा तय करिए। ये 6 काम करने होंगे। उस आरपी से बात करिए, ऐसे और आरपी ढूंढिए, उसके साथ हुए ट्रांजैक्शन को देखिए, एंगेजमेंट टीम से डिस्कशन करिए, रिस्क को रिवाइज करिए और आगे सब्सटेंटिव रूल रेखा तय करिए। ये 6 काम आपको करने होंगे सर, यू हैव टू डू ऑल दीस 6 स्टेप्स, यू हैव टू परफॉर्म दीस स्टेप्स। ये 6, ठीक है। ये कब होगा? इफ द ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड द अनडिस्क्लोज्ड आरपी। कब होगा बच्चे? इफ द ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड अनडिस्क्लोज्ड आरपी। अगर ऑडिटर ने अनडिस्क्लोज्ड आरपी को पकड़ लिया है तब, ठीक है ना। इन किसी चीजों की बात नहीं कर रहा है मैडम, हमारा इन कहीं पर इन चीजों की बात नहीं कर रहा है। उन्होंने क्या पिछली बात की है क्या बताया मैं आपको बताऊंगा आखिर में। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं। देखो बड़ी बात है, आपने रैप परफॉर्म कर लिया, आपको रिस्क का पता लग गया। अब सुनो ऑडिटर का रिस्पांस क्या होगा। रिस्पांस टू एसेस रिस्क, रिस्पांस टू एसेस रिस्क, ठीक है। सुनिए, सबसे पहली बात, ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड अनडिस्क्लोज्ड आरपी। ऑडिटर को अनडिस्क्लोज्ड आरपी मिल गया, क्या करें सर? 6 चीजें, 6 चीजें करिए आप। 6 चीजें कौन कौन सी बताएं ना। ऐसा आरपी उन्होंने बताया कि आपको मिल गया, कम्युनिकेट विद दैट आरपी।
आइडेंटिफाई ऑल द ट्रांजैक्शंस विद दैट आरपी, ऐसे और आरपी ढूंढिए, आइडेंटिफाई सच अदर आरपीज, आइडेंटिफाई सच अदर आरपीज, और डिस्कशन विद एंगेजमेंट टीम, डिस्कशन विद एंगेजमेंट टीम, revise the risk, revise the risk and design the substantive procedure accordingly, design the substantive procedure accordingly। ठीक है, सब्सटेंटिव की रूपरेखा तय करनी होगी आपको आगे चलकर बच्चा पार्टी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे की। सर ऐसे मेरी बात समझना हमेशा, जब कभी आप आरपी का सेक्शन पढ़ेंगे, आरपीटी का सेक्शन पढ़ेंगे 188, तो वहां एक चीज जरूर लिखी होती है कि 188 नहीं लगता जब ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होते हैं आर्म लेंथ प्राइस। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में जियो का वाईफाई लगा है, क्या इसे आरपीटी मान लेंगे? क्या वाईफाई लगवाने के लिए जियो का क्या बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगा? क्या ऑडिट कमेटी के रूल लगेगी? क्या सर ये ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है एट आर्म लेंथ प्राइस, एट आर्म लेंथ प्राइस। इसीलिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है कभी भी, तो बहुत कुछ नहीं करना सर आपको, बहुत कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि 188 के अंदर ना आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, ना 177 के अंदर आपको ऑडिट कमेटी के रूल लेंगे। एलपी बताएगा आर्म लेंथ प्राइस। ठीक है, इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना आपको एसएनडे एविडेंस इकट्ठा करना है बस कि भाई सही में दैट ट्रांजैक्शन सही ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है। इतना तो कंफर्म करना पड़ेगा ना, इतना तो कंफर्म करना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन सही ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है और एएलपी में, और फिर भी डब्ल्यूआर मांग लो कि भाई आप बताओ ये ट्रांजैक्शन ओसीबी में और एएलपी में, और आप डब्ल्यूआर दे दो, आप डब्ल्यूआर दे दो। ठीक है, आप सुनिए ध्यान से। लेकिन सर एक बात समझिए, अगर मैनेजमेंट ने आपको आरपी के बारे में बताया है पहले से, ऐसा नहीं कि आपने पकड़ा है, और ट्रांजैक्शन भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, मतलब इसके लिए आपको बोर्ड की रिजोल्यूशन, ऑडिट कमेटी के अप्रूवल, ये सब लगेगी, ये सब लगेगी। ठीक है, सुनना ध्यान से, ये सब आपको लगेगी। तो सर अगर आपको ऐसा लगता है कि वहां पे जो भी आरपीटी हुआ है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, उसके लिए हमें 188 मानना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, उसके लिए एएस 18 मानना पड़ेगा, उसके लिए शेड्यूल 3 के हिसाब से प्रेजेंटेशन होगा, उसके लिए आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा 189 में, उसके लिए आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो सर अगर ट्रांजैक्शन ओसीबी में नहीं है तो वही सब चेक करना है जो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि क्या मैनेजमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन लिया, क्या मैनेजमेंट ने प्रॉपर अकाउंटिंग किया, क्या मैनेजमेंट ने प्रॉपर डिस्क्लोजर किया है, और जो आरपी के साथ एग्रीमेंट हुआ होगा ना वो चेक कर लो। सबसे पहले अगर आपने आरपीटी किया है आपके क्लाइंट ने, तो एग्जामिन कॉन्ट्रैक्ट विद आरपी। दूसरी बात, इंश्योर प्रॉपर अप्रूवल एंड ऑथराइजेशन, इंश्योर प्रॉपर अकाउंटिंग एज पर एसएटी, इंश्योर प्रॉपर डिस्क्लोजर। वही सर जो आपका काम है आपको करना है, आपने किया है नहीं किया ऑडिटर चेक करेगा। ठीक है जी, सबसे पहले डेफिनेशन, दूसरी बात मैनेजमेंट काम क्या है, अपना बेसिक काम क्या है। अगर आपने को ऐसा आरपी मिल गया मैनेजमेंट ने नहीं बताया, अपने 6 काम करने हैं, बात करिए ऐसे आरपी पढ़िए, उसके साथ ट्रांजैक्शंस देखिए, टीम के साथ डिस्कशन करिए, रिस्क रिवाइज करिए, आगे सबसे रूल लेकर करिए। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बहुत बढ़िया चेक करो, सही ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एएलपी में है या नहीं, और डब्ल्यूआर मान लो। अगर ओसीबी में नहीं है तो सारी कंप्लायंस चेक करिए, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर अकाउंटिंग, प्रॉपर डिस्क्लोजर। ठीक है, एक बात ध्यान रखो, जो ये सब कुछ आप कर रहे हो ना, मैंने आपसे पहले भी कई बार बोला है, इसका डॉक्यूमेंटेशन तो करना पड़ेगा आपको। जो आप ये सब कुछ कर रहे हो इसका डॉक्यूमेंटेशन तो करना पड़ेगा आपको। क्या क्या डॉक्यूमेंट करेंगे सर? डॉक्यूमेंट करो आरपी के नाम, डॉक्यूमेंट करो उनके साथ हुए सारे ट्रांजैक्शन, डॉक्यूमेंट करो अनडिस्क्लोज आरपी, जो बताए नहीं थे लेकिन मिल गए, जो बताए नहीं थे लेकिन मिल गए, जो बताए नहीं थे लेकिन मिल गए आपको। ठीक है जी, यह हो जाती है 550 की कहानी खत्म। लेकिन सुनो, सुन तो लो पूरी बात, अरे पूरी बात तो सुनो। लेकिन इन्होंने, हमारे माननीय इंस्टीट्यूट ने एक दो बातें और बता रखी है, मैं नहीं बोला एग्जाम में नहीं भाई, क्या पता एग्जाम में आ जाए, ये सब तो आपने पढ़ा है, प्रोनाउंसमेंट का पार्ट है। ठीक है, 2 चीजों ने और बता रखी है, एक से तो मैं फिर भी सहमत हूं, चलो ठीक है बता दिया उन्होंने। एक चीज, मतलब 2 चीजें बताई, एक फिर भी ठीक है, दूसरी तो खैर कोई बात नहीं। कहता है सर, हाउ ऑडिटर कैन वेरीफाई एग्जिस्टेंस ऑफ आरपी। बात तो सही है, आप ये कैसे चेक करेंगे कि आरपी हैं, आप ये कैसे चेक करेंगे कि आरपी हैं, आरपी को आप किसके थ्रू पकड़ेंगे? हाउ, बेसिक कंपनी के आईटीआर चेक कर लो, कंपनी के रिपोर्ट चेक कर लो जो गवर्नमेंट को दी है, कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर चेक कर लो, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लो। बहुत जगह ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का स्टेटमेंट देना पड़ता है सेक्शंस में कि डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है, डायरेक्टर वोट नहीं कर सकता, डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, ऐसा करके। और वो स्टेटमेंट वो चेक कर लो। ठीक है सर, इनकम टैक्स रिटर्न से पता लगेगा ना कि सोर्सेस क्या है इनकम के। ऐसा तो नहीं है कि आपकी जगह आपकी सब्सिडरी कंपनी नहीं ली हुई है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए आईटीआर, सुनो आईटीआर चेक करो, जो रिपोर्ट सबमिट किया सरकार को वो देखो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के स्टेटमेंट देखो, रजिस्टर ऑफ मेंबर देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या टीसीडब्ल्यूजी के साथ वो देखो, इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट देखो,
इन सारी चीजों का इंस्पेक्शन करना पड़ेगा सर। इनसे आपको पता लगेगा क्या आरपी सही में है या नहीं। भाई फ्रिज का पानी छोड़े हुए 4 साल हो गए, जीरो पानी ही नहीं पीता, फ्रिज का मिले तो ज्यादा हो गया 4 से नहीं 5 साल हो गए, वो पीता ही नहीं। 45 डिग्री भी नॉर्मल पानी, मटके का छोड़ो, गर्म पानी पीता हूँ, गर्म मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर, 12 महीने पिला दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फ्रिज का पानी पिया, नुकसान हो गया, तुरंत एहसास हुआ कि फ्रिज के पानी में दिक्कत कर दी, उस दिन की बात यही नहीं। फिर मेरा गला खराब तो करूँ क्या? ठीक है, देखिए इंस्पेक्ट क्या क्या चेक करें सर बताइए। एंटिटीज आईटीआर और बताइए इन्फॉर्मेशन जो आपने दी होगी रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, सेबी वगैरह को, गवर्नमेंट को, इन्फॉर्मेशन सप्लाई टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज। ठीक है, तीसरा रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ मेंबर, शेयर होल्डिंग पैटर्न और स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत जगह आपको बताना पड़ता है कि भाई आप यहाँ पे वोट नहीं कर सकते क्योंकि जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है उस कंपनी में आपकी शेयर होल्डिंग है, या जिस फॉर्म को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है वहां पे आपका डायरेक्टर पार्टनर है, डायरेक्टर बोलेगा जी आपसे कॉन्ट्रैक्ट हो कि मैं वोट नहीं कर सकता, तो डिस्क्लोज देना पड़ता है। 184 लगता है सेक्शन, पढ़ेंगे आप। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी वगैरह के साथ कोई स्पेसिफिक, ठीक है, काफी है। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट देख लो, इन चीजों से आपको आइडिया लग जाएगा आरपी एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। ठीक है जी, आरपी एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता, ये आपको जरूर देखना पड़ेगा बच्चा पार्टी। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट पॉइंट बचता है जी, लास्ट पॉइंट। मैंने आपको सब बता चुका हूं, ऑडिटर रैप परफॉर्म करेगा, उसका रिस्पांस क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन करेगा, लेकिन इन्होंने क्या किया है, सुन लो, नहीं डिफाइन नहीं, वही आप कह सकते हो। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ना मैथ के अंदर, मतलब खैर रिपीट करी कास्ट है, एक हेडिंग डाल रखी है, उसमें कई सारे पॉइंट इकट्ठे कर रखे हैं, यहाँ वहां जुगाड़ करके 240 उठा लिया, 350 उठा लिया। ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है, सुन तो लो, सुनो। एक रिस्पांसिबिलिटी वो दी है जो हम कर चुके हैं, कौन सी? आइडेंटिफाइड एसेट द रिस्क एंड डिजाइन द रिस्पांस, आइडेंटिफाइड एसेट द रिस्क एंड डिजाइन द रिस्पांस। ठीक है, मैं बोलूं ज्यादा कुछ नहीं है, नई बात नहीं है। ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई द आरएमएम with respect to RPTs and design a response for it. दूसरी बात, बच्चों आपको कहीं ना कहीं ये भी चेक करना पड़ेगा कि रिपीट कि क्या क्लाइंट ने, क्या एंटिटी ने आरपीटी का फेयर डिस्क्लोजर दिया है क्या। हमें कहीं ना कहीं एंटिटी के जो सिस्टम है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो हमको समझना पड़ेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है क्या। हम डिस्क्लोजर की बात तो बहुत पहले करके आ चुके हैं सर, हमने डिस्क्लोजर की बात तो यहाँ सबसे पहले कर ली थी और यहाँ ऑडिटर चेक भी कर चुके हैं, ठीक है। ऑडिटर शुड ऑब्टेन understanding to ascertain that financial statement fairly disclose या fair disclosure of RP, fairly disclose the RPTs। ठीक है चलिए तीसरी बात, हमने 240 के अंदर एक बात पढ़ी थी, आपको याद होगा, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा था उस दिन जब मैं क्वेश्चन ले रहा संडे को, कि 240 में ना फ्रॉड रिस्क फैक्टर में एक बात की थी एफएफआर के अंदर। एफएफआर जो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स थे उसमें ना अपॉर्चुनिटी में पॉइंट लिखा था कि एंटिटी ऐसा सोचती है कि अगर वो बुक्स को मैनिपुलेट करना चाहती है तो आरपी के साथ ट्रांजैक्शन करने, सो इट इज वेरी कन्वीनियंट टू मैनिपुलेट द बुक्स, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू डू फ्रॉड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्यों आरपी के साथ कर लेंगे तो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर आप यहां भी तो ये बात देखोगे ना, इंटरलिंक तो चीजें होंगी कि क्या 240 के फ्रॉड रिस्क फैक्टर प्रेजेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर फ्रॉड रिस्क फैक्टर है तो 240 के अंदर फ्रॉड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी होगी। जब 240 आरपी की बात करेगा तो आरपी 240 की बात करेगा, अभी करने की जरूरत नहीं थी, वो तो हो चुकी थी बात, लेकिन फिर भी कनेक्ट कर दिया तो कर दिया। तो कह रहा है ऑडिटर शैल अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट whether fraud risk factors are present as per SA 240, as per SA 240। ठीक है, चलिए एक बात बताओ, क्लास पॉइंट, ठीक है, रिपीटेड पॉइंट है। अगर इनहेरेंट लिमिटेशंस तो हैं, देखो हर जगह हैं, क्या आप हर स्टेटमेंट को पकड़ पाएंगे ना, तो क्या हर आरपीटी को पकड़ लेंगे ना, इसीलिए ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को फॉलो करना होगा, इसीलिए ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को फॉलो करना होगा। ऑडिटर शुड फॉलो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, ठीक है ना, ये पॉइंट भी आप यहां पढ़ चुके हो, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म बाय पॉइंट भी, ठीक है। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, कह रहा है ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस the risk of not detecting a MM is higher. Therefore, auditor shall maintain professional skepticism। अगर आपसे इंस्टीट्यूट पूछ लेना 3-4 नंबर में कि आप बताइए रिस्पांसिबिलिटीज क्या, ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटीज क्या है, आप ही कोई चारों पॉइंट लिखा होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे, देखो मैं बताऊं 2-3 जगह से क्वेश्चन बन सकता है। एक आखिरी पॉइंट मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, एएलपी डेफिनेशन, समय नहीं बताने के लिए, ठीक है, बस ये चीज बची, बाकी सब हो गया इसमें, 2 जगह से क्वेश्चन बन सकता है बस।
एक 3 जगह से, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है रिस्पांसिबिलिटी क्या है, एक बन सकता है अनडिस्क्लोज आरपी में कैसे रिएक्ट करोगे आप, और तीसरा ये इजी है, मतलब 550 में ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है, बढ़िया स्टैंडर्ड है। ठीक है, ऐसा लग रहा है इतने पढ़े इतना फर्स्ट लेक्चर से अभी तक नहीं पढ़े, पढ़े नहीं, शांतिपूर्वक पढ़ना पड़ रहा है ना 2 घंटे पूरा, वो तो है। ठीक है, आज सोचा था 10 मिनट पहले छुट्टी होगी, मेरा मुझे मेरी 550 आज हो जाएगा, लेकिन फ्लो में तो हो गया, फ्लो में हो गया। ठीक है, अब देखिए हमने आज किया है 505 फिनिश, थोड़ा सी बाकी था, 510 से 550, 2 स्टैंडर्ड किए, 2 सवा 2 स्टैंडर्ड। ठीक है, कभी 1.5 जाते हैं, कभी 1 होता है, कभी 2 जाते हैं, भाई हो गए। अगली क्लास में 560 हो जाएगा कंफर्टेबली, और 570 भी कुछ हद तक कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लगता है 2 से ढाई लेक्चर स्टैंडर्ड में और लगने चाहिए। ठीक है जी, डन। अब मैं तो कल से दे रहा हूं ऑफ। ठीक है, आप अपना रिवीजन करिए। ठीक है, मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं 15 तक ही मेरा टारगेट था, लेकिन हम थोड़ा 3-4 लेक्चर लेट हैं, अब उससे ज्यादा हम जल्दबाजी कर नहीं सकते। सुन तो लो, नहीं आपको नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। ठीक है, रिवीजन कर लो, सुन लो ना पूरी बात यार मेरी, सुनते तो नहीं हो ना। फास्ट ट्रैक में फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हो चुका है और कंपनी ऑडिट भी, तो एक बार वहां से रिवीजन कर लो, और जो क्वेश्चन कराए हुए हैं एक बार क्वेश्चन का रिवीजन कर लो, इन 3-4 दिनों में कम से कम 2 चैप्टर पक्के कर लो, और बाकी क्वेश्चन के सारे कर लो। 1 घंटे 45 मिनट, 1 घंटा सवा घंटा क्वेश्चन के 5 सेशन है, 4 अनअकैडमी वाले में, 1 मेरे यहाँ पे। ठीक है, जो ये सब है तो समेट लो, क्योंकि अगली क्लास होगी, अब बताइए क्या 3-4 क्लास बची, 4-5 क्लास। अगली क्लास होगी सीधे मंडे या संडे को, मैं कल जा रहा हूँ ऑटो स्टेशन, सैटरडे रात को 12 बजे, तो संडे क्लास रखूंगा, देखूंगा। ठीक है, और या फिर मंडे, मैं फेस्टिवल में सर मुझे वही 3-4 दिन मिलते हैं, मेरे गले को आराम चाहिए, मेरे दिमाग को भी आराम चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि आज नहीं, मतलब बड़ी फाइट होगी घंटों की, बड़ी फाइट होगी। अगर फाइट घंटों की नहीं होती ना, तो बच्चे जानते हैं सैटरडे संडे पढ़ा देता हूँ, लेकिन घंटे नहीं है इस बार। 2 बैच चल रहा है, 1 बैच चल रहा है, 2 फास्ट ट्रैक चल रहे हैं, है ही नहीं, घंटे नहीं है भाई, मतलब स्पेशल क्लास में नहीं पा रहा हूँ घंटे ही नहीं है बस पढ़ाने के लिए। ठीक है, हाँ कर दो, पढ़ लो, बढ़िया से रिवाइज कर लो, लेकिन रिवाइज बढ़िया से कर लो। आप ये मान के चलिए कि आपको ऑडिट लगभग फिनिश है, जैसे आज हमने 2.5 स्टैंडर्ड पढ़े, भाई पिछले जो फाइल हो गए काफी सारे, लगभग फिनिश है, आखिरी की 2-3-4 लेक्चर बचे हैं बस, ये मान के चलिए, आपको दिक्कत नहीं। मेरा टारगेट था कि मैं इससे पहले करा देता, लेकिन ठीक है, मुझे बहाना नहीं था यार, मैं आज भी 550 मैंने पूरा पढ़ा है, जितना है उससे ज्यादा पढ़ा है। हम कंटेंट में नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, मस्ती बंद कर देंगे, ज्यादा पढ़ देंगे, लेकिन कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ प्लस में लूंगा भाई, प्लस में लूंगा, आपका प्लस में करवा दूंगा, स्पेशल में मेन वाले बच्चों को नहीं बुलाता, डन मस्त है वो, प्लस में लूंगा, घंटे एक्सीड कर जाए, पेमेंट मेरे मेरे बात की बात है, लेकिन मैं आपको तो पढ़ाऊंगी ना पूरा। ठीक है, तो आप टेंशन ना लो, हो सके संडे ले लो, डेली में आप ही समझो, संडे ले लिया, वैसे खत्म है, मतलब खत्म ही है, 3-4 माह लेक्चर बाकी है। ठीक है, सही है, ठीक है जी। जा कहाँ रहे हो? मैं जा रहा हूँ यार इंदौर, इस बार धार्मिक यात्रा है, उज्जैन, ओमकारेश्वर, इंदौर, यही रहूंगा 3-4 दिन। नहीं, माता जी और पिताजी को लेके जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, बढ़िया है। हाँ जी, होली में कौन घूमता है? मैं घूमता हूँ, मैं रहता ही नहीं होली में, क्योंकि एनीवे 2-3 दिन छुट्टी तो हो जाती है यार, तो कहते चलो ठीक है, तो फेस्टिवल तो ठीक है, ये तो मनानी चाहिए कम से कम। चलिए, कार से पहुंच जाएगा इंदौर यहाँ से। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आनंद लो जीवन का। बाय बाय, गुड नाइट। क्या हो गया आंटी? 3-4 सौ नहीं, 700 किलोमीटर है, एयर बाय जाना पड़ेगा, बोलो। हाँ बोलता हूँ, ओके ठीक है, आज ऑर्डर आया है, अब चलेगी तो क्या होता है, आपको मिल जाए आइकॉनिक। चलो जी, बाय बाय।